दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले उन सबका शुक्रिया जिन्होंने दी प्रिंट को सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, वहां जाकर आप क्लिक करिए और अपनी श्रद्धा के हिसाब से दी प्रिंट को कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता तभी सस्टेन करती है जब उसे आप जैसे जागरूक पाठकों का साथ मिले। हेलो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं दी प्रिंट की एक खास सीरीज पेश टर्नर। इस बार की किताब बिहार चुनाव के संदर्भ में ही चुनी गई है। सीधे नाम पर आते हैं, नाम है रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष। किताब लिखी है 30 साल से मुख्यधारा की राजनीति कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने, और इसे छापा है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। प्रदीप 2 दशक तक जनसत्ता से जुड़े रहे थे। किताब और लेखक के बारे में यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि वो न सिर्फ एक पत्रकार की हैसियत से पासवान को जानते थे, बल्कि दोनों परिवारों के बीच घरेलू संबंध भी थे। 6 साल की मेहनत और इसी महीने 8 तारीख को पासवान के गुजर जाने के बाद ये किताब हमारे सामने है। 4 नदियों से घिरे बिहार के अत्यधिक पिछड़े गांव शहर बन्नी के जामुनदास का बेटा रामविलास पासवान, 6-7 साल की उम्र में 2-2 नदियां पार करके स्कूल जाने वाला लड़का पासवान, 12 साल की उम्र में पहली बार मालगाड़ी पर अपना पहला कदम रखने वाला लड़का पासवान, जो आगे चलकर गैर कांग्रेसवाद से होते हुए मौजूदा राष्ट्रवाद तक आ पहुंची हमारी देश की 5 दशक की राजनीति के मुख्य किरदारों में से एक बने। देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, दलित राजनीति के नायक बने रहे और सबसे ज़रूरी बात, राजनीतिक परिदृश्य से कभी भी नेपथ्य में नहीं गए। इस किताब में प्रदीप श्रीवास्तव ने उनके जीवन के 4 पहलुओं को उजागर करने की कोशिश की है: व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक न्याय और फिर प्रशासनिक क्षमता। इस पेज टर्नर में हम कुछ रोचक किस्सों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल तो मन में यही उठता है कि डीएसपी बनते बनते वो अचानक नेता कैसे बन गए। पासवान कॉलेज के टाइम से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते थे, लेकिन जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए उनके पिता की ख्वाहिश थी कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। दरोगा के एक एग्ज़ाम को क्लियर किया और फिर इंटरव्यू में रह गए। उसके बाद डीएसपी की एक भर्ती देखी जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर किए। माँ बाबूजी बिल्कुल खुश, लेकिन इसी दौरान अपनी बुआ के यहाँ गढ़पुरा गए हुए थे और गाँव में जमावड़ा लगा हुआ था। किसी मास्टर जी ने पासवान के लिए यूं ही हवा में एक सलाह फेंक दी कि आप तो चुनाव लड़ जाइए, अलौली से लड़ेंगे तो बिल्कुल जीत जाएंगे। इसके बाद पासवान खगड़िया के लिए ट्रेन में रवाना हुए। वहाँ पर उन्हें अलौली के विधायक कांग्रेसी नेता मिश्री सदा अपने लोगों के साथ मिल गए। मिश्री सदा का एक समर्थक उन्हें बता रहा था कि इस बार शायद अलौली से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी किसी पासवान नाम के लड़के को टिकट दे रही है। हाल ही में डीएसपी बना है, कल का लौंडा है और आपको चुनौती दे रहा है। मिश्री सदा ने यहाँ एक व्यंग्य मारा। पिछली बार 40,000 से जीते थे, लेकिन इस बार तो फिर 80,000 से जीतेंगे। ये लाइन पासवान को चुभ गई। ऊपर से 1-2 दोस्तों ने चढ़ा भी दिया। उसके बाद वो सीधे पहुंचे संसोपा के मुंगेर जिलाध्यक्ष रामजीवन सिंह के यहाँ और जाते ही कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ आपकी पार्टी के टिकट पर। रामजीवन ने उनसे पूछा कि कहाँ से। पासवान ने जवाब दिया, अलौली से। ये वाक्य एक बम विस्फोट की तरह था, क्योंकि संसोपा ने आज तक मिश्री प्रसाद के सामने अलौली में कोई भी अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया था। इसके बाद पासवान को लग गया था कि टिकट तो उन्हें मिल ही जाएगी, इसलिए उन्होंने पिताजी के भेजे 250 रुपये की एक A1 साइकिल खरीदी और वो अपने चुनाव प्रसार के लिए गांव-गांव जाने लगे। वो जाते जाते सबको अपना नाम बताते थे, रामविलास पासवान। धीरे धीरे लोगों की सिंपैथी भी मिलनी शुरू हो गई कि देखो, अकेला लड़का है और इतने बड़े नेता को चुनौती दे रहा है। फिर लोगों ने थोड़ा थोड़ा चंदा भी देना शुरू कर दिया। ये साल 1969 था और ये चुनाव पासवान ने कुछ 700 वोटों से जीता भी। पासवान से ज़्यादा इसे संसोपा की जीत के तौर पर देखा जा रहा था। वैसे आम तौर पर भारत में ये होता है कि पहले आप कार्यकर्ता बनते हैं, फिर विधायक, फिर सांसद और फिर एक स्थापित राजनेता, लेकिन पासवान के केस में ये उल्टा हुआ। पहले टिकट मिल गया, विधायक बन गए और उसके बाद वो पार्टी के कार्यकर्ता बने। दूसरे नेताओं के साथ पासवान के रिश्ते कैसे थे? किताब में वीपी सिंह, चरण सिंह, लालू प्रसाद यादव और उस दौर के तमाम नेताओं के साथ पासवान की केमिस्ट्री के कई सारे किस्से लिखे गए हैं, लेकिन जो सबसे मज़ेदार वाकया है वो कर्पूरी ठाकुर के साथ का है। जब अलौली से वो विधायक बने तो उन्हें रहने के लिए एमएलए फ्लैट नंबर 43 मिला। एक दिन पासवान ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे तो उनका छोटा भाई दौड़ता दौड़ता आया कि कर्पूरी ठाकुर आए हैं। पासवान ने उस दिन काली पैंट और काले रंग की एक फुल स्वेटर पहनी हुई थी। कर्पूरी ठाकुर आए और पूछने लगे कि रामविलास पासवान कहाँ है। पासवान समझ गए कि कर्पूरी ठाकुर उन्हें चेहरे से तो नहीं पहचानते हैं, इसलिए उन्होंने फिरकी लेते हुए कह दिया कि वो तो मार्केट निकले हैं, अभी घर पे नहीं है। कर्पूरी ठाकुर ने पूछा कि आप कौन? पासवान ने कहा उनका छोटा भाई।
फिर दोनों ने बैठकर साथ चाय पी, लेकिन जैसे ही कर्पूरी ठाकुर निकलने लगे तो उन्होंने फिर कहा, पासवान जी को बताइएगा कि मैं आया था। पासवान ने यहाँ पर मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ही रामविलास पासवान हूँ। फिर दोनों ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगे। तो पासवान ने इंदिरा गांधी के एक पत्र को सालों तक क्यों संभाल के रखा था, इससे जुड़ा भी वाक्य है। इंदिरा गांधी को लेकर पासवान के दिमाग में अलग छवि थी, लेकिन जब वो 1980 में दूसरी बार लोकसभा पहुंचे थे तो वो छवि थोड़ी सी बदली। दरअसल इंदिरा गांधी के सामाजिक न्याय और दलित उत्पीड़न पर संवेदनशीलता और गंभीरता से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसी साल हाजीपुर में मूसर लोगों की हत्या और उनके घर दबंगों द्वारा कब्जाए जाने के बाद पासवान ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। इंदिरा गांधी ने इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस मामले की तुरंत जांच और दोषियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा और कहा कि मुझे भेजने के साथ साथ पासवान को भी इसकी कॉपी भेजी जाए। पासवान ने इंदिरा गांधी की ये चिट्ठी कई सालों तक संभाल कर रखी थी। प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, लेकिन इस वाक्य के बाद भी उन्होंने इंदिरा गांधी पर राजनीतिक हमले कम नहीं किए। साल 1984 में एक दिन सदन में बहस के दौरान पासवान ने अपने भाषण में नेहरू परिवार को जबरदस्त लपेटा। उन्होंने कहा, इंदिरा जी झंडा फहरा रही थी कि पूरा गांधी परिवार देश को समर्पित है। ये बात सच है। संसद के बाहर नारे लगते हैं कि देश की नेता इंदिरा गांधी, युवा के नेता राजीव गांधी, महिलाओं की नेता मेनका गांधी और बच्चों के नेता राहुल गांधी, भाड़ में जाए महात्मा गांधी। उसके बाद इंदिरा ने नाराज होते हुए पासवान को जवाब दिया था कि यू डिड नॉट इवन स्पेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन। इस तीखी बहस के बाद पासवान संसद के गलियारे में कुछ सांसदों के साथ खड़े थे कि अचानक इंदिरा अपने कुछ कांग्रेसी सांसदों के साथ हमेशा की तरह तेज चलते हुए जा रही थी। पासवान और उनके साथी सांसदों ने रास्ते से थोड़ी जगह दी और साइड में खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री हैं वो पहले निकलें। लेकिन इंदिरा अचानक रुकी और उन्होंने पासवान से कहा, आइए चलिए, कहाँ जा रहे हैं? पासवान ने जवाब दिया कि घर पर जा रहा हूँ, कुछ मेहमान आए हैं। हंसते हुए इंदिरा ने पासवान का हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलिए पहले खाना खा लीजिए, खाएंगे नहीं तो फिर आपको गाली देने में मजा कैसे आएगा। तो लालू और पासवान के एक झगड़े को मिटाने के लिए वीपी सिंह को डायलिसिस से उठकर क्यों आना पड़ा? प्रदीप श्रीवास्तव अपनी किताब में लिखते हैं कि लालू और पासवान का रिश्ता लव एंड हेट का रहा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लालू और पासवान के बीच जो खटास पैदा हुई उसका कारण रेल मंत्रालय बना। दरअसल 2004 के लोकसभा नतीजों के बाद 22 मई को मनमोहन सिंह को पीएम पद की शपथ लेनी थी, लेकिन 21 मई को सोनिया गांधी ने पासवान को मिलने के लिए बुलाया। जब वो 10 जनपद पहुंचे तो सोनिया के साथ साथ मनमोहन सिंह भी थे। मनमोहन सिंह ने उन्हें 3 मंत्रालयों में से एक चुनने का प्रस्ताव दिया। पासवान ने रेलवे मंत्रालय चुना। अगले दिन सवेरे सवेरे सोनिया के सलाहकार अहमद पटेल ने पासवान को फ़ोन करके कहा कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लालू भी रेलवे को लेकर ही अड़ गए हैं। पासवान को आश्चर्य हुआ कि कल ही तो लालू खुद कह रहे थे कि आप रेलवे ले लीजिए। अहमद पटेल ने कहा कि आप लालू जी से खुद बात करिए। उसके बाद पासवान ने पशुपति पारस, सांसद सूरज भान और रामचंद्र पासवान को बिहार भवन तुरंत भेजा। लालू ने मिलते ही कहा कि कांग्रेस दोनों भाइयों को लड़वा रही है, मैंने तो रेलवे मांगा ही नहीं। पासवान को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अहमद पटेल को फिर से फ़ोन घुमाया कि लालू ने तो मांगा ही नहीं है रेलवे। अहमद पटेल ने कहा कि आप सोनिया जी से बात करिए। सोनिया गांधी ने फिर पासवान को बताया कि लालू जी रेलवे के बिना मान ही नहीं रहे हैं। अब पासवान को थोड़ा गुस्सा आने लगा और उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई भी पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, मैं आपकी सरकार को बाहर से ही समर्थन दे दूंगा। मामला पेचीदा होता जा रहा था तो अहमद पटेल तुरंत अपोलो अस्पताल में भागे जहां वीपी सिंह का डायलिसिस हो रहा था। वीपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पासवान को राजी कर सकते थे, इसलिए वीपी सिंह तुरंत 12 जनपद पहुंचे और पासवान को मनाया कि लालू जी को तो आप जानते ही हो, मेरी कल बात हुई थी उनसे और उन्होंने कहा था कि रेलवे मंत्रालय वो चाहते हैं। हालांकि बाद में पासवान ने इस्पात एवं उर्वरक और रसायन मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो लालू ने रेलवे का, लेकिन इस केस के बाद दोनों के बीच टकराव की रेखा एक बार फिर से खिंच गई थी। मगर इस किताब में एक रोचक बात ये भी बताई गई है कि लालू खुद रेलवे मंत्रालय नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने जिद घर वालों और कुछ समर्थकों की गलत सलाह की वजह से पकड़ ली थी। 84 के दिल्ली दंगों में पासवान की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई थी। 1982 में लोकदल 2 गुटों में बढ़ चुका था, लेकिन 84 तक आते आते दोनों हिस्सों के विलय की बात चलने लगी। तय किया गया कि 31 अक्टूबर को साझा बैठक के बाद इस बात की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। उस दिन पासवान के निवास पर दोनों हिस्सों के नेता पहुंचे भी थे और सारे लोग मिलकर कर्पूरी ठाकुर का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक कर्पूरी ठाकुर कमरे में घुसे और उन्होंने घोषणा की कि इंदिरा गांधी को उनके सुरक्षा गार्ड्स ने गोली मार दी है। इसके बाद बैठक खत्म करके अगले दिन मिलने की बात कही गई, लेकिन दूसरे दिन तक दिल्ली दंगों में तब्दील हो चुकी थी।
पासवान के निवास पर कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस और राजा नारायण जैसे नेता बैठे थे। सबने तय किया कि विलय के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। इसके बाद 2 टीमें बनी और दिल्ली के दंगों का जायजा लेने के लिए निकल पड़ी। शहर की हालत देखकर विपक्षी नेताओं ने फैसला किया कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलकर ब्यौरा दिया जाएगा। राष्ट्रपति से मिलकर जब विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल वापस आ रहा था तो रास्ते में पासवान के घर कुछ नेता निकल गए। घर पहुंचे ही थे कि अचानक एक बदहवा सरदार शास्त्री भवन से भागा हुआ आया और गेट के भीतर घुस गया। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। एक खून की प्यासी भीड़ उसके पीछे पड़ी थी। पासवान ने उसे घर के भीतर ले लिया। भीड़ गेट पर थी, लेकिन गेट पर एक बॉडीगार्ड भी था। वो भीड़ को काबू नहीं कर पा रहा था। निवास से दनादन पुलिस को फोन मिलाया गया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। भीड़ सरदार को अपने हवाले करने की मांग करने लगी। अचानक से दंगाइयों ने घर को आग लगा दी। भीतर बैठे लोगों में कर्पूरी ठाकुर थे और 1.5 साल का चिराग भी था। 1-1.5 घंटे तक कोई मदद नहीं मिली तो फिर धीरे धीरे घर के भीतर लोगों ने दीवार फांदकर पीछे के दरवाजे से निकलना शुरू किया। सारे लोग एक एक करके दीवार फांदकर उस तरफ थे, लेकिन घर के भीतर एक व्यक्ति रह गया था और वो व्यक्ति वो सरदार ही था। उसे डर था कि अगर वो बाहर भी निकला तो भी भीड़ उसे जलाकर मार देगी। घर धू धू करके जल रहा था और घर के भीतर सारे सामान के साथ वो सरदार भी जल रहा था। हिंसक भीड़ बाहर नारे लगा रही थी, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। पासवान का राजनीतिक जीवन उनके निजी जीवन की तरह ही चर्चित रहा है। पासवान और उनकी दूसरी पत्नी रीना की जोड़ी काफी चर्चा में रहती थी। दरअसल रीना का असली नाम था अविनाश कौर। वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह की सबसे बड़ी बेटी थी। कई मुलाकातों के बाद दोनों के बीच प्रेम हुआ और बात शादी तक आ पहुंची। किताब में पासवान के हवाले से बताया गया है कि रीना से मिलने से पहले उनका जीवन अस्त व्यस्त था। इमरजेंसी के चक्कर में वो जेल में रहते थे। जब सांसद बने तो कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया। लेकिन रीना के उनकी जिंदगी में आने के बाद से उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। दोनों के बीच गजब की अंडरस्टैंडिंग भी रही। अगर पासवान 4 दिन से ज्यादा किसी दौरे पर जाते थे तो रीना को हमेशा अपने साथ ले जाते थे। फिर चाहे कोई विदेशी टूर हो या फिर हाजीपुर में चुनाव या फिर शहर बनने में कोई शादी ब्याह। एक बार वो किसी काम से अमेरिका में 1-1.5 महीने के लिए बुलाए गए थे। उन्हें वहां के गांवों का दौरा करना था, लेकिन इसके लिए एक दिन के $100 और एक व्यक्ति के आने जाने की फ्लाइट टिकट का ही इंतजाम किया गया था। पासवान की आर्थिक स्थिति उस वक्त बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन वहां जाकर 10 दिन में ही वो अपनी पत्नी के बिना अकेला महसूस करने लगे। उसके बाद उन्होंने जान पहचान के लोगों के यहाँ खाना खाना शुरू किया और फिर कुछ डॉलर बचाने शुरू किए। 15 दिन बाद उन्होंने स्वराज लांबा नाम की अपनी दोस्त की मदद से रीना को अमेरिका बुलाया। स्वराज लांबा से भी उनकी दोस्ती तब हुई थी जब लंदन में उनका पर्स और पासपोर्ट किसी ने सबवे पर चोरी कर लिया था। दरअसल पासवान सबवे से आते हुए बार बार अपना ओवरकोट और पर्स चेक कर रहे थे कि कहीं चोरी ना हो जाए, और आखिरकार जब वो स्वराज लांबा के घर पहुंचे तो पर्स चोरी हो चुका था। हालांकि स्वराज ने अधिकारियों को फोन किया और 4 घंटे बाद उनका पर्स मिल चुका था। जाते जाते एक और बात, रामविलास पासवान को लालू यादव ने मौसम वैज्ञानिक की उपाधि दी थी, क्योंकि भारतीय राजनीति में पासवान का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अमूमन वो उसी साइड पहुंच जाते हैं जिस साइड की स्थिति मजबूत होने लगती है। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह है पासवान जाति का वोट बैंक, जो अपने साथ हर पार्टी जोड़े रखना चाहती है। बिहार में पासवान लगभग 6% हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप किसी किताब का रिव्यू हमसे चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वाला वीडियो शेयर करिए। द प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।